जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हम पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं पॉलिनेशन कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है और इसमें कौन कौन से अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो पुष्प होते हैं यानी कि फ्लावर जो होते हैं उसमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर प्रजनन के लिए आवश्यक अंग है। ठीक है, अब जान लीजिए ये दोनों अंग कौन कौन से हैं। तो अगर हम पुंकेसर की बात करें, जो पुंकेसर होता है वो नर लैंगिक अंग होता है। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और स्त्री केसर की बात करें तो जो स्त्री केसर होता है वो मादा का लैंगिक अंग होता है। इस पुंकेसर के अंदर पुंकेसर में बनता है नर युग्मक और इस स्त्री केसर में बनता है मादा युग्मक। ये बात क्लियर हो गई। अब हम जान लेते हैं पॉलिनेशन की परिभाषा यानी कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन की क्रिया में जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक के पास पहुंचता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। स्पष्ट हुआ? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, हमने आपको परागकण यानी कि पॉलन ग्रहण का चित्र बता दिया था, पॉलन ग्रहण कैसा होता है, और हमने आपको वर्तिकाग्र के बारे में भी बताया था। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं वर्तिकाग्र क्या होता है। दोस्तों जो स्त्री केसर होता है उसका तीन प्रमुख भाग होता है। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। इस भाग को कहेंगे हम वर्तिकाग्र, इस भाग को हम कहेंगे वर्तिका और इस भाग को हम कहेंगे अंडाशय। तो जो पराग कण होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है, वो यहां से किसी माध्यम से इस वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं परागण। ठीक है, पॉलिनेशन कहते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो फिर चलिए हम बात कर लेते हैं परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। बहुत ही सरल है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं परागण। तो दोस्तों जो परागण होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। देखिए इसका अंग्रेजी नाम भी जानना जरूरी होता है। तो स्वपरागण को दोस्तों हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा एक और नाम भी होता है जिसको जानना भी जरूरी है। तो क्या कहते हैं हम इसको? सेल्फ पॉलिनेशन। और जो दूसरा नाम है इसको ओआर करके हम लिखते हैं ऑटोगैमी। क्या? ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ ऑटोगैमी। और परपरागण यानी कि दूसरे पर आश्रित है। तो परपरागण तो हम यहां पर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, जिसी को हम एलोगैमी कहते हैं। क्लियर हुआ? स्वपरागण को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी, परपरागण को हम क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम एलोगैमी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये जो स्वपरागण होता है तो वो तो केवल एक ही प्रकार का होता है, लेकिन अगर हम परपरागण की बात करें, जो परपरागण होता है वो कई प्रकार का होता है। जान लेते हैं जो परपरागण का पहला प्रकार है वो है वायु परागण यानी कि एयर पॉलिनेशन, और दूसरा परागण है
जंतु परागण यानी कि एनिमल पॉलिनेशन। और तीसरा है जल परागण। ये आपके समुद्री जो प्लांट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका कृत्रिम परागण। ठीक है, पर परागण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वायु परागण, दूसरा है जंतु परागण, तीसरा है जल परागण और चौथा है कृत्रिम परागण, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल की क्लास में जानेंगे। और आज हम जानेंगे केवल स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण क्या होता है और इसके क्या लाभ होते हैं और इसकी क्या हानि होती है, क्योंकि हर सिक्के की 2 पहली होती है। अगर आप एक सिक्कों को लेंगे तो उसमें देखेंगे एक तरफ हेड होगा, दूसरी तरफ टेल होगा। तो इसी प्रकार अगर इसका कोई लाभ है तो इसकी दूसरी तरफ हानि भी होगी। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले स्वपरागण। उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए कि परागण कितने प्रकार का होता है और वो जो पर परागण है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लेते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। स्वपरागण देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्व यानी कि स्वतः, ये किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर आश्रित नहीं होगा, निर्भर नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं और उसको डायग्राम के माध्यम से भी हम आपको बता देते हैं। इस प्रकार के परागण में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प तक पहुंचता है तो वह स्वपरागण कहलाता है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है स्वपरागण जो पॉइंट है वो कहना क्या चाह रहा है, कैसे हम इसको समझा सकते हैं किसी दूसरे को। देखिए ये कोई पुष्प का पौधा है, ठीक है, इसमें से हम बात करेंगे केवल इस 2 पुष्प की। ठीक है, या फिर ले सकते हैं आप पहली पुष्प। मान लीजिए इस पुष्प से जो परागकण है यानी कि पॉलन ग्रेन है, नर युग्मक जो है वो निकलता है और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो भी ये जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। या फिर इसी पुष्प का जो परागकण है वो निकला, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, फिर भी ये जो प्रक्रिया है वो कहलाएगी सेल्फ पॉलिनेशन। दोनों ही कंडीशन, दोनों ही अवस्थाओं में ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगी, चाहे परागकण निकल करके उसी पुष्प पर जाए या फिर परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर जाए। ठीक है, वो प्रक्रिया स्वपरागण की ही कहलाएगी। लेकिन जब इस पुष्प का परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन निकल करके इस पौधे के पुष्प के अलावा किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर जाती है तो वो प्रक्रिया स्वपरागण नहीं कहलाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। वो प्रक्रिया कहलाएगी आपका पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, एलोगैमी। ठीक है, आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। फिर आपको हम बताते हैं कि जो स्वपरागण होता है उसकी 2 अवस्थाएं होती है। ठीक है, 2 अवस्थाएं होती है, उनके बारे में। जो पहली अवस्था है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर की है यानी कि द्विलिंगी पुष्प की है। लिख लेते हैं, इस अवस्था में
द्विलिंगी द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जैसा कि अभी हमने आपको चित्र में दिखाया। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है दोस्तों? द्विलिंगी बाइसेक्सुअल क्या होता है ये भी जानना जरूरी है ना। द्विलिंगी का मतलब होता है नर युग्मक या फिर नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाए, यानी कि आपका पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में पाया जाए। जायांग और पुंकेसर पुमंग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तो वो अवस्था कहलाएगी द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प वो कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था की। इस अवस्था में क्या होता है? एक ही पुष्प के या फिर एक ही पौधे के पुष्प, चाहे वो एकलिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो, उसका जो परागकण होता है वो उसी पुष्प पर या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचता है। हम लिख सकते हैं इस अवस्था में किसी पुष्प, चाहे एकलिंगी हो या द्विलिंगी, ठीक है, का पराग कर उसी पुष्प या दूसरे पुष्प पर पहुंचता है। ये दो अवस्थाएं हो गई। हमने पढ़ा स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण में हमने पढ़ा इस प्रकार के परागण में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें दो अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है वह अवस्था जिसमें द्विलिंगी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं उसका परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। और दूसरी अवस्था में हमने पढ़ा इस अवस्था में किसी पुष्प, चाहे वो एकलिंगी पुष्प हो चाहे वो द्विलिंगी पुष्प हो, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, उसका परागकण उसी पुष्प या फिर किसी दूसरे पुष्प यानी कि जो पुष्प उसी पौधे का हो पर पहुंचता है तो वो दूसरी अवस्था कहलाएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लाभ और हानि की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेरिट की, ठीक है, एडवांटेज की, यानी कि इसके लाभ की। क्या लाभ होते हैं स्वपरागण से? तो पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे स्वपरागण के लाभ, ठीक है। स्वपरागण के ठीक है, स्वपरागण के लाभ। तो इसमें नंबर एक पॉइंट यानी कि पहले पॉइंट को नोट कीजिए। इस प्रकार का अगर स्वपरागण होगा, स्वपरागण पुष्पों की वंशागति बनी रहती है। जो पुष्पों की वंशागति होती है वो स्वपरागण के द्वारा बनी रहती है। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो स्वपरागण के जो प्लांट होते हैं, जिस पुष्प में स्वपरागण होता है के लिए किसी दूसरे पौधों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। जाने दो भैया, जो गया सो गया, हम खुद में कर लेंगे, ये स्वपरागण का कहना है, ठीक है। इसमें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी दूसरे पौधे के पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। ये दो पॉइंट आप नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट है स्वपरागण में
अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों? जब परागकण निकलेगा तो उसी पुष्प पर जाएगा, क्योंकि वो स्थान जो होता है वो बहुत ही नजदीक होता है। पर परागण के लिए वो पुष्प निकला, उस पुष्प से परागकण निकला, वो यहाँ पर पहुंच सकता है, यहाँ पर पहुंच सकता है, या फिर बहुत ही दूर जाकर के यहाँ पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर परागकण का हानि होता है। ठीक है, पर परागण में। लेकिन स्वपरागण में जो होता है वो परागकणों का नुकसान नहीं होता है। हम चौथा पॉइंट कर सकते हैं, इसमें परागकण ज्यादा नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर देगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके हानि की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के की 2 पहलू होती है, एक हेड दूसरा टेल। अगर किसी का लाभ है तो उसका दूसरी तरफ हानि भी होगा। चलिए उसको हम बात कर लेते हैं। अगर हम हानि की बात करें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण हानियां भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हटना लेते हैं हानि। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो पहला हानि है कि इसमें किसी दूसरे प्रकार की पुष्प का निर्माण नहीं होता, किसी दूसरे प्रजाति का पुष्प नहीं बनता। ठीक है, पहले लिखेंगे हम, इसमें किसी दूसरे प्रकार का पुष्प नहीं बनता। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो बीज बनते हैं, स्वपरागण के द्वारा जो बीज बनते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, बीज से बने हुए पौधे। स्वपरागण के द्वारा बने बीज से जो पौधे बनते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है, स्वपरागण के द्वारा जो बीज बनता है, उस बीज से जो पौधा बनता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। अब अगले पॉइंट की बात कर ले, यानी कि नंबर 3 की बात कर ले। इसका जो बीज होता है, जो परागकण होता है, वो जल्दी नहीं पक पाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इसका जो परागकण होता है वो परागण के द्वारा बीज बनाता है, और वो जो बीज होता है वो शीघ्र नहीं पक पाता है। यहां पर हम लिखेंगे, इससे बने बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, अर्थात बहुत ही जल्दी से ये मैच्योर नहीं होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पर परागण के बारे में, पर परागण क्या होगा। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो आपको क्या करना है पता है, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।